नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज के दिन भर की टॉप हेडलाइन। इंदौर में पति के दोस्त ने किया रैप, लेडीज इनरवियर व्यापारियों की तलाश, बहाने से घर आया, अकेली देखकर किया दुष्कर्म। सोलह साल के लड़के ने की सुसाइड की कोशिश, पिता की मौत के बाद चाचाओं ने बेच दी जमीन, अब निकालना चाहते हैं घर से, मां से हर रोज करते हैं झगड़ा। भारत जोड़ो यात्रा की मीटिंग पर सियासी घमासान, कुलदीप बिश्नोई बोले, जितने वर्कर इकट्ठा होते हैं उतने मेरी गाड़ी का टायर पंचर होने पर पहुंच जाएंगे। पानीपत में 10 दिन की बच्ची को लावारिस छोड़ा, कड़ाके की ठंड में रेहड़ी पर रखा, रोने की आवाज आई तो पता चला। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को दिखाए काले झंडे, सीसीएसयू के 34वें दीक्षांत समारोह के लिए मेरठ पहुंची थी। छात्र नेता ने भ्रष्टाचार के खिलाफ नारेबाजी की। रिटायर्ड पीसीएस अधिकारी की हादसे में मौत, वीडियो वायरल, पैदल रोड क्रॉस करते वक्त बाइक ने मारी टक्कर, उछलकर दूर गिरे। बिहार के सीतामढ़ी में 16 साल की लड़की से रेप, दुकान पर खींच ली गंदी तस्वीर, फिर ब्लैकमेल करके लगा घर में घुसकर किया गंदा काम। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। इंदौर की एरोड्रम पुलिस एक महिला के साथ रेप के मामले में लेडीज इनरवियर व्यापारी की तलाश कर रही है। आरोपी ने महिला को अकेला पाकर उसके साथ गलत काम किया था। महिला ने 4 दिन बाद बुधवार को मामले की जानकारी परिवार को दी थी, जिसके बाद परिवार ने केस दर्ज कराया था। पुलिस ने व्यापारी के घर और रिश्तेदार के यहां दबिश दी, लेकिन वह नहीं मिला। टीआई संजय शुक्ला के मुताबिक उमंग पार्क पद्माली कॉलोनी में रहने वाली 38 साल की शादीशुदा महिला की शिकायत पर दीपक जैन के खिलाफ रेप का केस दर्ज किया गया है। पीड़िता ने बताया कि 9 दिसंबर की दोपहर जब घर पर कोई नहीं था तो दीपक उसके यहां आया था। आरोपी ने उनसे बातचीत के बाद रेप किया और धमकाकर फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक महिला का पति शेयर बाजार का काम करता है। वहीं दीपक की कुछ ही दूरी पर लेडीज इनरवियर की दुकान है। आरोपी दीपक और महिला का पति अच्छे दोस्त थे। इसके कारण दीपक का घर पर आना जाना लगा रहता है। पुलिस के मुताबिक महिला के घर पर उसके सास ससुर और बच्चे भी रहते हैं। वारदात वाले दिन बच्चे स्कूल गए थे, जबकि सास ससुर मार्केट में थे। पुलिस के मुताबिक महिला डर के चलते 4 दिनों तक चुप रही, जिसके बाद उसने चुप्पी तोड़ी और पति को पूरे मामले की जानकारी दी। दीपक अभी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है। शिवपुरी जिले के बदरवास थाना क्षेत्र में ब्रह्मथाना गांव की रहने वाली एक 16 साल की बालिका ने बीते रोज परिवार की कलेश के चलते घर में रखी इल्ली मारने की दवा पी ली। तबीयत बिगड़ने के बाद बालिका को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिला अस्पताल में भर्ती रोशनी जावट ने बताया कि हम 2 बहनों के बीच एक भाई है। मेरे पिता 3 भाई थे। पिता की मौत के बाद उसके दोनों चाचाओं ने जमीन बेच दी और अब मेरी मां के साथ लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। बीते रोज भी मेरे चाचा मां को गाली दे रहे थे। रोज रोज मां को प्रताड़ित किया जा रहा था। इसीलिए मैंने घर में रखी फसलों में डालने वाली इल्ली मारने की दवाई पी ली है। रोशनी की मां ममता ने बताया कि पति की मौत के बाद मेरी सास और मेरे देवर अक्सर लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। जिस कमरे में वह रहती है उसे खाली कराना चाहते हैं। बीते रोज भी मेरी सास मुझसे झगड़ा कर रही थी, जिससे नाराज होकर मेरी बेटी ने जहरीली दवाई पी ली है। बेटी की अचानक से तबीयत बिगड़ने लगी। तब छोटे बेटे ने बताया कि रोशनी ने जहरीली दवाई पी ली है। इसके बाद बेटी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हरियाणा भाजपा के नेता और पूर्व विधायक कुलदीप बिश्नोई 2 दिनों के लिए आदमपुर आए हुए हैं। कुलदीप बिश्नोई का कहना है कि भव्य जब से विधायक बना है तब से वह हर मंत्री और सांसद से मिल रहे हैं, ताकि आदमपुर का विकास हो सके। आदमपुर में हर रोज विकास का नया कुछ न कुछ देखने को मिल रहा है। विकास की शुरुआत हो चुकी है और अगले 1.5 साल में आदमपुर का कायाकल्प करेंगे।
वहीं आदमपुर में दीपेंद्र हुड्डा की भारत जोड़ो यात्रा के आगमन को लेकर वर्किंग कमेटी पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि वर्कर मीटिंग में जितने लोग थे उतने लोग तो मेरी गाड़ी का टायर पंचर होने के बाद पहुंच जाएंगे। उन लोगों को आदमपुर से कोई सरोकार नहीं था। मेरे जीवन का सबसे आसान इलेक्शन भव्य का था। विरोधियों के पसीने आदमपुर की जनता ने निकाल दिए और हरियाणा के पप्पू दीपेंद्र हुड्डा को फूंक मारकर बैठा दिया। वे हार से संतुष्ट है तो हम जीत से संतुष्ट हैं। कुलदीप ने कहा कि आदमपुरा का 26 साल का वनवास कटा है। सीएम मनोहर लाल ने जैसे चुनाव में वादा किया था कि भव्य का हाथ मुझे पकड़ाए। हमारा सबसे बड़ी प्राथमिकता आदमपुर का विकास करवाना है। भव्य को मंत्री पद या मुझे कुछ मिले या ना मिले इसकी कोई परवाह नहीं। लोकसभा चुनाव पर कुलदीप ने कहा कि इसका फैसला पार्टी करेगी। यदि पार्टी राजस्थान का आदेश करेगी तो वो भी मान्य होगा। आदमपुर उपचुनाव में भाजपा के भव्य बिश्नोई ने कांग्रेस के जयप्रकाश को 15,740 वोटों से हराया। इस उपचुनाव में कुल 22 उम्मीदवारों में से 20 की जमानत जब्त हुई थी। उपचुनाव के बाद जयप्रकाश की गाड़ी पर कुछ लोगों ने पथराव भी किया, जिस पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस भी दर्ज किया था। मां, मेरा क्या कसूर था? मैंने जन्म लेकर गुनाह किया या बेटी बनकर? आंख खुली तो तुझे देखा, अब तूने अपनाने के बजाय खुद से अलग कर दिया। गैरों ने तो अपना लिया, मुझे शिकवा तुमसे है। 10 दिन की बच्ची शायद मन में यही सोच रही होगी, जिसे पानीपत में कड़ाके की ठंड में रेहड़ी के ऊपर छोड़ दिया गया। बच्ची की रोने की आवाज आई तो राहगीरों को इसका पता चला, जिसके बाद उन्होंने बच्ची को संभालकर पुलिस को सूचना दी। हरियाणा के पानीपत शहर के मॉडल टाउन में बुधवार को अंधेरा होने पर रात करीब 9:30 बजे रविंद्रा अस्पताल के नजदीक एक जुगाड़ रेहड़ी में फूल सी बच्ची रो रही थी। बच्ची की किलकारी से लोगों को पता चला कि इसकी सूचना डायल 112 पर दी गई। पुलिस के पहुंचने तक स्थानीय लोगों ने बच्ची को संभाला, उसे दूध पिलाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे एसएनसी वार्ड में डॉक्टरों की देखरेख में भर्ती करा लिया गया है। वहीं प्रत्यक्षदर्शी की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। गांव कालखा के रहने वाले टीचर ने बताया कि मैं रविंद्रा अस्पताल में दवाई लेने आया था। यहां मैंने इस जगह पर गाड़ी पार्क की। जब मैं गाड़ी से नीचे उतरा तो मुझे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। मैंने फ्रूट वाले को बुलाया। पहले तो मैंने सोचा शायद किसी की गाड़ी में बच्चे के रोने वाला साउंड लगा होगा। आपस में बात करने के दौरान हम आवाज का पीछा करते हुए मौके पर पहुंचे। मौके पर एक जुगाड़ रेहड़ी रखी थी, उसमें से बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। इसके भीतर झांककर देखा तो अंदर एक कंबल पड़ा हुआ था। कंबल के भीतर बच्ची लिपटी हुई थी। बच्ची रो रही थी। उसके पास एक दूध की बोतल भी रखी हुई थी। इसके बाद मैंने उस बच्ची को गोद में उठाया और गोलगप्पे की रेहड़ी पर आई महिला से मदद ली। महिलाओं ने रोती बच्ची को चुप करवाया, उसे दूध पिलाया। मामले की सूचना देकर पुलिस को मौके पर बुलाया। पुलिस ने आसपास पूछताछ की तो पता चला कि शाम करीब 6 बजे 2 युवक यही कंबल लेकर काफी देर से चक्कर लगा रहे थे। कंबल में बच्ची होने की तब जानकारी नहीं थी। अब उसी कंबल में बच्ची मिली है। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू कर दिया है। बच्ची को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वेस्ट यूपी की सबसे बड़ी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी यानी कि CCSU का आज 34वां दीक्षांत समारोह है। इसमें 1,31,000 स्टूडेंट को डिग्री दी जानी है। मुख्य अतिथि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मेरठ में है। आयोजन में शामिल होने के लिए आनंदीबेन विश्वविद्यालय के गेट पर पहुंची तो छात्र नेता अक्षय बैंसला ने उनको काला झंडा दिखाया। विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। वो छात्र संघ चुनाव और यूनिवर्सिटी में हुए भ्रष्टाचार को लेकर नारेबाजी कर रहा था। सिक्योरिटी में खड़े सिपाही छात्र नेता को रोकने के लिए दौड़ पड़े। उसके हाथ से काले झंडे छीन लिए। उसको गाड़ी में बैठाकर थाने भेज दिया गया। 16 दिसंबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि बीवी में दीक्षांत समारोह है, इसलिए राज्यपाल 2 दिन मेरठ में रहेगी। CCSU कन्वोकेशन के बाद वे हस्तिनापुर जाएगी। राज्यपाल बुधवार देर रात मेरठ आई। कमिश्नर सेल्वा कुमारी, CCSU कुलपति प्रोफेसर संगीता सहित अन्य अफसर उनके स्वागत में पहुंचे थे। दीक्षांत समारोह में 195 छात्र छात्राओं को 228 स्वर्ण पदक, विशिष्ट योग्यता
प्रमाण पत्र मिलेगी। यूपी पीजी के 1,31,193 छात्र छात्राओं को उपाधियां मिलने वाली है। इनमें लड़कों की संख्या 43,534 यानी कि 33% और लड़कियों की संख्या 87,659 यानी कि 68.82% है। 234 छात्र छात्राओं को पीएचडी की उपाधि मिलेगी। एक कुलपति स्वर्ण पदक, एक राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा स्वर्ण पदक, 2 चौधरी चरण सिंह स्मृति प्रतिभा पुरस्कार, 59 प्रायोजित स्वर्ण पदक, 165 कुलपति स्वर्ण पदक दिए जाएंगे। इनके अलावा वर्ष 2021 के प्रायोजित मेडल भी दिए जाएंगे। बुधवार को कार्य परिषद की बैठक में इन सभी पदकों पर मुहर लग गई। 44 छात्र छात्राओं को पीएचडी की उपाधि पर भी मुहर लगेगी। दीक्षांत समारोह को इस बार और भव्य बनाया गया है। सीसीएसयू के इतिहास को डॉक्यूमेंट्री के जरिए स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। इसमें यूनिवर्सिटी के सफर को बयां किया गया है। प्रेक्षागृह के प्रवेश द्वार पर इस बार फोटो गैलरी लगाई जाएगी। पानी का महत्व बताते हुए इस बार जल भरो कार्यक्रम का आयोजन भी होगा। कार्यक्रम में कस्तूरबा गांधी विद्यालय के 25 बच्चों को कुलाधिपति किट देगी। वहीं आयोजन का लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। Anytime, anywhere. वंडर मसालों की रेंज है तैयार, जिन्हें है आपके ट्विस्ट का इंतजार। अमृतसरी छोले, मेरे वाले छोले। वंडर मसाला। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। आगरा में रिटायर पीसीएस अधिकारी की हादसे में मौत का वीडियो सामने आया है। रिटायर अधिकारी पैदल रोड क्रॉस कर रहे थे, तभी तेज रफ्तार बाइक ने उनको टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि पीसीएस अधिकारी काफी दूर उछलकर गिरे। बाइक चालक भी सड़क पर गिर गया। तेज स्पीड के कारण बाइक कई राउंड पलट गई। हादसे में पीसीएस अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के 2 दिन बाद पीसीएस अधिकारी की भी मौत हो गई। हादसे के बाद जिस हॉस्पिटल में पीसीएस अधिकारी को एडमिट कराया था, उसी में बाइक चालक भी एडमिट था। हालांकि जब बाइक ड्राइवर को इसकी भनक लगी तो वो बाइक लेकर चुपचाप हॉस्पिटल से भाग गया। मौत के बाद रिटायर अधिकारी के परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। यह हादसा 1 दिसंबर का है। इसका वीडियो शुक्रवार यानी 14 दिसंबर को सामने आया है। गोबर चौकी ताजगंज के दिनेश नगर में रमन कुमार रहते थे। 2 साल पहले वो फिरोजाबाद के नगर आयुक्त पद से रिटायर हुए थे। इससे पहले आगरा में सिटी मैजिस्ट्रेट थे। रमन के बेटे तनुज ने बताया कि 1 दिसंबर की शाम करीब 5:30 बजे पिता रमन कुमार एकता चौकी के फिलिंग स्टेशन के पास खड़े थे। इसके बाद वो पैदल सड़क क्रॉस करने लगे। इसी दौरान एक बाइक सवार बिना हॉर्न दिए तेज रफ्तार से आया। उसने पिताजी को पीछे से टक्कर मारी, जिससे वो दूर जाकर गिरे। टक्कर मारने के बाद वो युवक भी बाइक समेत गिर गया। हादसे में दोनों लोग घायल हो गए थे। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने दोनों को बरौली अहीर के जीआर हॉस्पिटल में भर्ती कराया। पीसीएस अफसर की हालत गंभीर होने पर परिवार ने उनको रेनबो हॉस्पिटल में भर्ती कराया। वहां 3 दिसंबर को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अंतिम संस्कार के बाद टक्कर मारने वाले बाइक सवार के बारे में पारिवारिक ने पता किया। तब पता चला कि बाइक चालक का नाम मुरारी लाल है। वह नगलाकरण भरतपुर हाउस के पास रहता है। 2 दिन बाद ही वह हॉस्पिटल से भाग गया था। रिटायर अफसर के बेटे तनुज ने बताया कि मैंने बाइक सवार को फोन किया तो उसने सही से बात नहीं की। वो युवक बाइक का नंबर भी नहीं बता रहा है। इसके बाद मैंने पुलिस को तहरीर दी है। थाना प्रभारी बहादुर सिंह ने बताया कि हादसे के बाद परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है
और आरोपी की तलाश की जा रही है। बिहार के सीतामढ़ी में 16 साल के लड़की के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया है। घटना जिले के नानपुर थाना क्षेत्र के गांव की है, जहां सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल कर देने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसने लड़की को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। जब लड़की ने विरोध किया तो घर में घुसकर उसका रेप कर दिया। लड़की की मां के द्वारा एक लिखित आवेदन देकर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। दर्ज प्राथमिकी में सिरसी गांव के रंजन कुमार और उसके परिवार वालों को आरोपित किया गया है। दर्ज प्राथमिकी में महिला के द्वारा बताया गया है कि उसकी कचरी मुड़ी की दुकान है, बेटी दुकान पर ही रहती है। इस बीच रंजन कुमार आया और चोरी चुपके मोबाइल से उसकी बेटी का अश्लील फोटो खींच लिया। उस फोटो को लेकर नाबालिग को परेशान करने लगा। इतना ही नहीं, लड़की का पहले नंबर ले लिया, फिर उसके नंबर पर फोन करके संबंध बनाने की धमकी देने लगा। इसके कारण नाबालिग डर से किसी को कुछ नहीं बता रही थी। इस दौरान बीते 12 दिसंबर को जब पीड़िता को मां दुकान पर चली गई तो रंजन इस मौके का फायदा उठाकर घर में घुस गया। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। दुकान बंद कर जब वह अपने घर आई तो देखा उसकी पुत्री रो रही है और कपड़े फटे हुए हैं। पूछने पर बताया कि रंजन कुमार जबरदस्ती घर में घुसकर रेप की घटना को अंजाम दिया। जब रंजन कुमार के घर पहुंची इसकी शिकायत किया तो उसके परिवार वालों ने गाली गलौज करके मारपीट करने लगे। घटना के संबंध में थानेदार राकेश रंजन ने बताया कि दिए गए आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है। मामले की जांच शुरू कर दी है। सीवान में एक महिला ने एक मुस्लिम टीचर पर लव जिहाद का आरोप लगाया है। महिला ने बताया कि कलीमुल्ला शेख ने पहले समीर खन्ना बनकर उसे प्रेम जाल में फंसाया, फिर कोर्ट मैरिज की। इसके बाद अपना धर्म बताकर उसका धर्म परिवर्तन कराया और मदरसे से निकाह करा। बेटी हुई तो छोड़कर अब दूसरी लड़की के साथ शादी करने जा रहा है। कुल्ली मुल्ला हाथ में कलेवा और माथे पर तिलक लगाता है। महिला का कहना है कि और भी हिंदू लड़कियां अभी उसके जाल में फंसी हुई है। महिला बुधवार को आवेदन लेकर एसपी कार्यालय पहुंची थी। उसका कहना था कि वो किसी और लड़की के साथ शादी करने वाला है, इसलिए वह अब सामने आई है। वो 4 महीने पहले पीड़िता को छोड़कर कोचिंग बंद करके फरार है। महिला का यह भी कहना है कि कलीमुल्ला ने कई और हिंदू लड़कियों को नाम बदलकर जाल में फंसाया है। कलीमुल्ला शेख उत्तर प्रदेश के देवरिया के बसंतपुर गांव का रहने वाला है। उसके पिता का नाम सुमेल्ला है। वह सिवान में ही रहकर पिछले करीब 6 सालों से अमेरिकन स्पोकन इंस्टीट्यूट चलाता था। दोनों के बीच 2016 से अफेयर चल रहा था। लड़की के घर वालों ने जब लड़की के लिए रिश्ता देखा तो आरोपी किसी तरह शादी रुकवा देता था। लड़की ने बताया कि उसने अपना नाम समीर खन्ना बताया और खुद को हिंदू धर्म से बताया। वो पूजा पाठ में शामिल होता था, हाथ में कलेवा बांधता था, माथे पर तिलक भी लगाता था। लड़की ने बताया कि 17 मार्च 2017 को उसने समीर के साथ पहले कोर्ट मैरिज की, फिर उसके बाद समीर ने उसे अपना धर्म बताया। उसके बाद उसका नाम बदलकर आयशा खातून रख दिया और सिवान जिले के हुसैनगंज थाना क्षेत्र स्थित मदरसे से उसने निकाह कर लिया। पीड़िता ने बताया कि समीर का किसी डॉक्यूमेंट पर समीर सिद्दीकी तो किसी डॉक्यूमेंट पर कलीमुल्ला शेख लिखा हुआ है। उसने बताया कि समीर ने जबरदस्ती उसका नाम रत्ना से आयशा खातून कराया और इसके साथ ही उसकी पुत्री ऐश्वर्या का नाम सुहाना खातून लिखवा दिया। जब इसका विरोध किया तो लगातार मारपीट करने लगा और उसके बाद 4 महीने पहले वो छोड़कर भाग गया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसे छोड़कर वो एक अन्य हिंदू लड़की अर्चना के संपर्क में है और उसी के साथ रहता है। वहीं आरोपी शिक्षक समीर उर्फे समीर सिद्दीकी उर्फे कलीमुल्ला कोचिंग संस्थान बंद करके फरार हो चुका है। लड़की को जानकारी हुई है कि वह किसी और लड़की के साथ शादी रचाने वाला है, इसलिए पीड़िता अब सामने आई है। इस मामले में सीवान एसपी शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने बताया कि एक महिला ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है। मामले की जांच करा रहे हैं। संबंधित थाने के थाना इंचार्ज को मामले से संबंधित जांच कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। दोषी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। छपरा में जहरीली शराब से अब तक 39 लोगों की मौतें हो गई है। 22 मरीजों को इलाज चल रहा है, जिसकी हालत गंभीर है, यानी मौतें और बढ़ सकती है। जिस मशरक इलाके में यह घटना हुई है वहां थानेदार रितेश मिश्रा समेत 2 लोगों को सस्पेंड किया है। जांच के लिए एसआईटी बनाई गई है। 20 लोग हिरासत में हैं।
शराबबंदी के बीच शराब से ही मौतों की पड़ताल करने मीडिया की टीम मशरक पहुंची। यही वह मोहल्ला है जहां शराब पीने से सबसे ज्यादा मौतें हुई है। यही एक फोन पर घर घर शराब पहुंच जाती है। पता चला कि कई शवों के चोरी छुपे अंतिम संस्कार भी कर दिए गए हैं। पोस्टमार्टम केवल 22 शवों का हुआ है। लोगों के चेहरे पर एक खौफ दिखा। शराब पर सवाल किए तो कुछ लोगों ने कहा पुलिस को सब पता था, सप्लायर की सेटिंग की वजह से वह सब नजरअंदाज करती थी। स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे तो वहां के कर्मचारी ने बताया कि जो मोहल्ला में शराब बांट रहा था उसकी मौत खुद शराब पीने से हुई है। मीडिया की टीम छपरा के बहरौली, मशरक, तख्त मढौरा इलाके में पहुंची जहां शराब पीने से मौतें हुई है। रात 10 बजे का वक्त था। थाने के आसपास सन्नाटा था। घरों से सिसकियों की आवाज आ रही थी। बाहर सफेद कपड़ों में लिपटी लाशें थी। मीडिया की टीम मशरक थाने के आसपास से मोहल्ले में गई। खौफ नजर आया। कैमरे के सामने कोई भी बोलने को तैयार नहीं था। एक एम्बुलेंस गुजर रही थी। पीछा किया तो वो थाने के सामने की गली में जाकर रुकी। मरीज नहीं, उसमें से एक लाश उतारी गई जिसे घर तक ले जाने वाला भी कोई नहीं था। मशरक में मीडिया ने लोगों से बातचीत शुरू की। श्याम ने बताया कि मशरक में पुलिस की मिलीभगत से शराब का धंधा चल रहा है। सप्लाई की सेटिंग की वजह से ही पुलिस चुप थी। घर घर दारू मिल रहा है। यहाँ अड्डों की कमी नहीं है। फोन करते ही घर तक शराब पहुंच जाती है। हमारे मोहल्ले में 4 की मौत हुई है। मीडिया की टीम मशरक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर गई जहां शराब पीने के बाद भर्ती हुए मरीजों का इलाज चल रहा था। पता चला कि जो भर्ती है वो रोज शराब पीते थे। मोहल्ले में ही शराब मिल जाती थी। पहले कभी परेशानी नहीं हुई। सोमवार और मंगलवार को जिसने शराब पी उसे दिक्कत हुई। एक मरीज बोला स्प्रिट वाली शराब पिला दी थी। एक हेल्थ वर्कर ने कहा कि शराब का डिस्ट्रीब्यूटर बहरौली का ही था। उसी की शराब से लोगों की तबीयत बिगड़ी। वह भी दारू पीने के बाद मर गया। हालत बिगड़ने के बाद उसे घर वाले अस्पताल लाए लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हेल्थ वर्कर ने बताया कि अस्पताल आने वालों में सबसे अधिक मजदूर वर्ग के लोग थे। अधिकतर मरीजों की उम्र 25 से 40 वर्ष के बीच में थी। आसपास के गांव में जो भी शराब सप्लाई की गई वो मशरक में बनी थी। दारू की सप्लाई करने वाले को पुलिस ने भी कई बार पकड़ा है, लेकिन वह क्यों छोड़ दिया गया, यह सबसे बड़ा सवाल है। अस्पताल कर्मियों ने बताया कि जिन्हें पहले से कोई बीमारी थी उनकी हालत शराब पीते ही बिगड़ गई। शराब पीने वालों की हालत एक जैसी ही दिख रही थी। पहले आंखों से दिखना बंद होता था, फिर पेट में सूजन होती थी, गले में सूखेपन के बाद बीपी डाउन हो जाता था। एम्बुलेंस ड्राइवर चंदन ने बताया कि कई मरीजों ने अस्पताल ले जाते वक्त ही दम तोड़ दिया। इस बार कम ही मरीज दिखाई दिए जिन्होंने जहरी शराब पी और वो बच गए। मशरक थाने के पीछे दुकान पर काम करने वाले फिरोज ने बताया कि मोहल्ले में शराब बिकती रहती है। थाने में सब पता था लेकिन वह जानबूझकर खामोश रहते हैं। पुलिस मुखबिरों से सूचना मांगती है लेकिन उन पर एक्शन नहीं लेती। मशरक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों का कहना है कि शराब पीने के बाद मरीजों का बर्ताव एक जैसा ही दिखा। 30 से अधिक पीड़ित आए, वह सांस तक नहीं ले पा रहे थे। केमिकल का असर इतना तेजी से फैलता था कि पीड़ितों को बचाने का मौका ही नहीं मिल रहा था। कई केस में तो घर वालों को भी जानकारी समय से नहीं हो पाई। जब तक वो मरीज लाए तब तक टॉक्सिस पूरे शहर में फैल चुका था। इस कारण से एम्बुलेंस में ही कई मरीजों की मौत हो गई। मरीजों के परिजनों ने बताया कि नगर निकाय चुनाव के कारण भी शराब खूब बिक रही है। चुनाव के दौरान अलग अलग कैंडिडेट शराब की ऑफर करते हैं। परिजन कहते हैं कि ऐसा ही किसी कैंडिडेट ने मोहल्ले में शराब बंटवाई थी। मशरक में कई पुलिस के वाहनों पर लाउड स्पीकर लगाए गए हैं। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। शराब के बारे में चेतावनी दी जा रही है। पुलिस अक्सर बात करने से बच रहे हैं। कह रहे हैं कि मामले की जांच हो रही है, एक्शन लिया जाएगा। मशरक में शराब कारोबारियों ने टेट्रापैक यानी कि पॉलीथीन में शराब की बिक्री की है। टेट्रापैक में भी अधिक समय तक शराब रखने से वो खराब हो जाती है। इन मोहल्ले में खाली टेट्रापैक दिखते थे लेकिन घटना के बाद अब ये नजर नहीं आ रहे हैं। दूसरी तरफ सीएम नीतीश कुमार बोले कि जो पिएगा वो मरेगा। नीतीश कुमार ने कहा है कि जहरीली शराब से शुरू से लोग मरते हैं, इससे अन्य राज्यों में भी लोग मरते हैं। लोगों को सचेत रहना चाहिए क्योंकि जब शराब बंदी है तो शराब खराब मिलेगी ही। जो शराब पिएगा वो मरेगा जरूर। जहरीली शराब से तो शुरू से लोग मरते हैं। जहरीली शराब से अन्य राज्यों में भी लोग मरते हैं। मैंने अधिकारियों को कहा है कि गरीबों को न पकड़े, जो लोग इसका व्यवसाय कर रहे हैं उन्हें पकड़ा जाए। शराबबंदी कानून से कई लोगों को फायदा हुआ है, कई लोगों ने शराब छोड़ दी है। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि ये बिहार का दुर्भाग्य है। बिहार में जब से शराब नीति चली है
तब से कई हजार लोग मर गए हैं, मगर मुख्यमंत्री की संवेदना नहीं जगती और जब सदन में कोई इसको उठाता है तो उससे ऐसा व्यवहार करते हैं जो कोई उम्मीद नहीं करता। इन सभी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार। ગુરુ તરીકે તેમણે અનેક સમાજ સુધારા અને પરિવર્તનો કરાવ્યા। સમગ્ર માનવજાત માટે જાતિ, વર્ગ કે વર્ણ કોઈ પણ પ્રકારના ભેદભાવ વિના સમાનતાનો સંદેશો એમના અનુયાયીઓને સતત પ્રસરાવ્યો અને એ સતત તેના પર એમણે ભાર મૂક્યો। એમની અનુકંપાની લાગણી એટલી ઊંડી હતી કે સમાજના સૌથી ગરીબ અને